और हेडलाइंस के बाद अब खबरों का रुख करेंगे। खबर है सीएए के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को एक्सपोज करने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। सीएए के तहत 14 शरणार्थियों को मिली है नागरिकता। 300 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। गृह सचिव ने नागरिकता सर्टिफिकेट दिए हैं। नई दिल्ली में दिए गए नागरिकता सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस खुशी इतनी हो रही है कि आज नया जन्म हुआ है हमारा इस इंडिया में। हाँ, सब कुछ अभी नौकरी वोकरी सब कुछ कर सकते हैं। पहले वो सब नहीं कर पाते थे। पहले लोग पाकिस्तानी बुलाते थे, अब कोई ऐसा नहीं कह पाया क्योंकि अभी हमारे पास है कि हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय। आज हमें ये नागरिकता, बच्चों की, मेरे एक बेटी की एक बिटिया की, दोनों की हमें नागरिकता मिली। हमें बहुत खुशी हो रही है। सरकार का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस नागरिकता बिल लाने पे, सीए लाने में बहुत बड़ा योगदान है मोदी जी का, अमित शाह जी का। उनके लिए तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे उन्हें हम। जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं और दिल्ली में रोड शो के दौरान कहा कि अगर बीजेपी का बटन दबाओगे तो मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा जेल जाना या ना जाना आपके वोट पर निर्भर करेगा। और आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। कौन प्यार करता है मेरे से? जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। पता नहीं है क्या चाहते हैं मेरे से। दोस्तों, इन्होंने पूरी कोशिश की अंदर मेरे को तोड़ने की, लेकिन बजरंगबली की कृपा है मेरे पर, केजरीवाल टूटा नहीं अंदर ही। को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा, ये आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम मुंबई में रोड शो किया। रोड शो के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पीएम के साथ मौजूद रहे। मुंबई जो कभी थमती नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जैसे जम गई। पीएम के रोड शो में मुंबईकरों की अपार भीड़ उमड़ी। लोग घंटों पीएम मोदी को देखने के लिए खड़े रहे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अंकल, मैंने दूसरा क्लासेस छोड़ दिया, लेकिन मोदी जी को देखना है। 2 बजे से खड़ा था, अभी तक खड़ा था। माहौल मुंबई में, पूरा हिंदुस्तान में यही माहौल रहना मांगता है। मोदी जितना मांगता है, 400 पारी होना मांगता है। यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। तो ये मोदी के रोड शो को इसीलिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। सिर्फ मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन मुंबई रीजन में जितनी भी सीटें हैं, कल्याण, थाने, पालघर, इन तमाम सीटों के लिए। घाटकोपर में पीएम मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर पूर्व मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा और उज्जवल निकम भी मौजूद थे। मोदी के इस रोड शो को गेम चेंजर कहा जा रहा है। अब नजरें 20 मई को 6 सीटों पर होने वाले वोटिंग पर टिकी हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है और कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। सार्थक यदि राजनीति करनी है। धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। एक बार फिर लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण किया तो इन लोगों ने किया। धर्म के आधार पर इन्होंने जामिया मिलिया में, यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण करने की कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सरासर झूठ है ये, और एक झूठ बोला। जिंदगी में तो झूठ बोलते ही आए गए, ये एक एडिशनल झूठ है, तो इसको कोई महत्व मत दो आप। हम तो रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तुम तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई नैतिक हक नहीं रिजर्वेशन के बारे में बोलने।
चुनावी महाभारत अब दुर्योधन और दुशासन तक पहुंच गई है। महोबा में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा की चुनावी आबो हवा बदलने की कोशिश की। रोड शो के दौरान सिर पर पगड़ी और हाथों में गदा लेकर आगे बढ़े। दरअसल ये ललकार थी विरोधियों पर। योगी ने अपने संबोधन में विपक्ष की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की। इसका चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं। एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राह कलापने वाले खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मथुरा और काशी का मुद्दा उठाया है और कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मंदिर बनाने के लिए बीजेपी को 400 सीट की जरूरत है। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था। एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी समय आया कि नहीं ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं? आप लोग बताइए। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कांग्रेसी लोग सुन लो, 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। 5वें चरण की वोटिंग से पहले आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल, महंगाई की मांग, अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का यह तल्ख अंदाज ऐसे समय में आया जब शुक्रवार को बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने आरजेडी के नए मतलब पर खूब तालियां बटोरी। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा पैसा पैसा, कमाओ कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए। महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप। महंगाई की मां अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस की गारंटी को चाइनीज बताया। इस पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उनसे पूछा कि 15 लाख रुपए की कैसी गारंटी थी। उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज गारंटी मैंने टिकाऊपना के आधार पर कहा है, ये सच नहीं होता है। मैं बताता हूँ, मैं अभी तेलंगाना गया था, वहाँ की महिलाएं राह देख रही हैं कि हमारा 12,000 रुपया कब आएगा। वहाँ के किसान 2 लाख के कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। वहाँ की बच्चियाँ स्कूटी की राह देख रही हैं। ना, राहुल जी ने किया था, उनकी गारंटी थी। अब ढूंढ रहे हैं राहुल जी को। इसलिए मैं कहता हूँ ये गारंटी का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 48 पन्नों के घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए हैं, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े करती रही है। यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी के 80 में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बाद से ही सियासी दलों के नेता अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर है। बीजेपी शुरू से ही दावा कर रही है कि वो यूपी के 80 में से 80 सीटों पर परचम लहराएगी। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन 79 सीटों पर जीत रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुकाबला सिर्फ वाराणसी में है। देखिए, सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है बस। जिनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहे हैं, तो उससे घबराहट हो रही है इनके अंदर। शहजादों के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि शहंशाह हटने जा रहे हैं। शहजादों को इसलिए याद कर रहे हैं कि देश के शहंशाह हटने जा रहे हैं। यूपी की जनता किसे दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाएगी, ये 4 जून को ही पता लगेगा। और अब भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बता दें भारतीय सेना का ये नया कीर्तिमान है और 14,500 फीट की ऊंचाई पर इतिहास रचा गया है। आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में बनाई गई टैंक रिपेयर यूनिट को लेकर ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और भारतीय सेना ने जिस तरीके से इतिहास रचा है उसी बारे में और इन्फॉर्मेशन भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, क्योंकि इस तस्वीर के आधार पर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारतीय सेना अब कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अब आपको हम ये बताते हैं कि भारत का ये कदम कैसे ड्रैगन की चाल पर भी भारी पड़ेगा। चीन देखेगा भारत की ताकत। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूर्वी लद्दाख के पास ही टैंक रिपेयर यूनिट को लेकर ये बड़ी खबर आई है, जहां जानिए कि कैसे न्योमा और डीबीओ सेक्टर में रखरखाव की सुविधा को लेकर खबर बड़ी है। दुनिया का ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहलाया जाता है और भारतीय सेना ने 500 प्लस टैंक तैनात कर दिए हैं। साथ ही पैदल सेना के लिए भी लड़ाकू वाहन की तैनाती को लेकर खबर है। स्वदेशी बख्तरबंद वाहन तैनात किए गए। यही टैंक की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है और 4 साल से पूर्वी लद्दाख में चीन से गतिरोध के बीच ये खबर बड़ी है, जहां दोनों तरफ से सीमा पर आपको बता दें 50,000 सैनिक भी हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, स्लोवाकिया पीएम पर हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम फीको पर हमले से दुख हुआ, पीएम मोदी ने कहा है पीएम फीको पर कायरतापूर्ण हमला हुआ है। पीएम फीको के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना को लेकर के पोस्ट किया है और कहा है कि पीएम फीको पर कायरतापूर्ण हमला हुआ है और पीएम फीको पर हमले से दुख हुआ है। पीएम फीको पर कायरतापूर्ण हमला और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और TV9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री का सबसे नया इंटरव्यू। आपको बता दें एनडीए 400 से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हिंदुस्तान की राजनीति के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। साथ ही TV9 के इस खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर तंज, 4 चरण में विपक्ष ध्वस्त और पस्त। शरद पवार उद्धव पर पीएम का हमला, एनडीए से बाहर नकली शिवसेना। प्रधानमंत्री आमतौर पे आजकल 3 से 4 रोड शो और जनसभा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी इतनी मेहनत के बाद महाराष्ट्र में 2 सभा और एक तीसरा रोड शो करने के बाद भी प्रधानमंत्री कैसे ऊर्जावान नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, 15 दिन और बाकी हैं चुनाव में, आपको क्या नजर आ रहा है? 200 विपक्ष कह रहा है, आप कह रहे हैं 400 पार। 4 चरण का चुनाव हो चुका है और मैंने कहा था पहले चरण में विपक्ष पस्त हो गया, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया और तीसरे चरण में विपक्ष अस्त हो गया और 4 चरण के बाद
मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को 400 से ज्यादा सीटों से भव्य विजय दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और अलायंस भी हिंदुस्तान की राजनीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है, विपक्ष कहता है। विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंस है 400 पार ले जाने के बाद। ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस मोदी का विषय नहीं है, ये देश की जनता बोल रही है। और मैं जनता को ईश्वर का रूप मानता हूँ। उनके शब्द में ताकत होती है, उनके रगों में लोकतंत्र होता है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ शरद पवार की पार्टी टूट चुकी है, यहाँ पे शिवसेना टूट चुकी है, कांग्रेस के नेता तमाम दूसरे दलों में ज्वाइन कर चुके हैं, जनता कंफ्यूज है यहाँ पे। अब ऐसे में घर लूटने का कार्ड खेला जा रहा है, इमोशनल कार्ड, कि हमारा घर लूट लिया गया। आपको लगता है इससे दिक्कत होगी? अगर आप भी चौराहे पर खड़े रह करके ये कहोगे अरे मेरा घर टूट गया, मेरा घर टूट गया, तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे कि तुम ऐसे कैसे घर के मालिक हो, ये तेरा ही घर टूट गया। और इसलिए लोग इनका मखौल उड़ा रहे हैं। दूसरी बात है, शिवसेना एनसीपी दोनों बीजेपी के साथ हैं, नकली बाहर रह गए हैं। एक और प्रश्न उठता है, राहुल गांधी को आप शहजादे कहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारा भाई इतना पैदल मार्च किया पूरे देश में, वो शहजादा नहीं है, आम नागरिक है। आपको जो है वो शहंशाह कह रही है। मुझे जो शहंशाह कहा गया है, मैं मानता हूँ ये सही विश्लेषण किया गया है, क्योंकि मैंने 2001 में मुख्यमंत्री बना तब से अब तक मैंने इतना सहन किया है, इतना सहन किया है, इतने आरोप सहन किए हैं, इतनी गालियां सहन की है, और जो इतना सारा सहन करता है वो शहंशाही है। सर, इतना आपने रैली किया, इतना सभाएं किए, इतने रोड शो किए, इतने इंटरव्यू दिए, आपको क्या लगता है इसमें, इस चुनाव में असल मुद्दा क्या है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा मुद्दा है, महंगाई। 10 साल के काम का जनता के मन में संतोष और जनता का एजेंडा, फिर एक बार मोदी सरकार, जनता का एजेंडा, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम तीसरे टर्म में देश की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, और मैंने पब्लिक को गारंटी दी है 24/7 फॉर 2047 विकसित भारत बनाना, उसके लिए पूरी शक्ति से जुड़ना, इस काम को मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बहुत लोगों में ये चर्चा का विषय है कि जब चुनाव आता है तो विपक्षी दल एक अलग धर्म के लिए बात करने लग जाते हैं, बीजेपी एक अलग धर्म के वोट बैंक की बात करती है। तो आपको लगता है कि आपका एक जो बयान था कि बहुत सारे बच्चों वाला, उसको लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने बहुत सारा मुद्दा उठाया, और आपको लगता है कि ये कब तक चलेगा ये भारतीय राजनीति? भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, मंत्र है, कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन आज लोग, उनको मैं अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो दिस इज द हाई टाइम कि मैं देश को बताऊं कि कैसे धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। उसके बाद से 75 साल तक उन्होंने जो राजनीति की है वो देश को बांटने की है। और मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, एक प्रकार से
उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स किया, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स किया, वो सब अब साफ हो चुका है। इसलिए उनको डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो रास्ता नहीं है। हम संविधान को समर्पित है, लेकिन अब समय आ गया है जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। उनको उस रास्ते से डर लग जाए, बचने का रास्ता खोजे, वो स्थिति देश में पैदा करनी चाहिए। बस चलते चलते आखिरी प्रश्न की 4 जून को देश की जनता को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे 4 जून के लिए? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तो साफ तौर पे ये कहना है प्रधानमंत्री का कि अभी जो चुनाव है उसमें बीजेपी की स्थिति यथावत है और वो एक बार फिर से भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाने जा रही है। और देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण की तैयारी है। सभी पार्टियां जनसंपर्क से लेकर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रही हैं और कांग्रेस की टीम वॉर रूम के जरिए हर चुनावी गतिविधियों पर कैसे नजर रख रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस मिशन 2024 में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी ने चुनाव के लिए वॉर रूम बनाया है। दिल्ली के 1/10 राजेश पायलट मार्ग पर बने वॉर रूम से हर चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पार्टी ने वॉर रूम के काम को कई हिस्सों में बांटा है। एक टीम है जो पूरा सोशल मीडिया का काम संभालती है। दूसरी टीम अखबारों में छपी खबरों की जानकारी इकट्ठा करती है। कांग्रेस की कहां-कहां रैलियां होगी, इसके लिए क्या-क्या जरूरत होगी, इसके लिए भी टीम को लगाया गया है। किसकी जरूरत है, कहाँ में किसकी मीटिंग कराना है, कहाँ सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, और कहाँ से जो हमारे एजेंसी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी किस तरह से वहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, रिपोर्टिंग की जा रही है। और जहाँ नहीं कमी आती है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाता है और इस तरीके से पूरे चुनाव कार्यक्रम हमारा चल रहा है। वॉर रूम समय समय पर सर्वे भी करता है और इसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को देता रहता है। अगर पार्टी उम्मीदवार किसी खास नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट की रैली की मांग करते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत नेतृत्व को दी जाती है। 5वें चरण के मतदान से पहले झारखंड के एक और मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सलाखों के पीछे चले गए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, गहमा गहमी बढ़ी। थोड़ी देर बाद मेडिकल की टीम भी पहुंच गई, जिनमें कई नर्स भी शामिल थी। हलचल बढ़ने की थोड़ी देर बाद में आलमगीर आलम की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आलमगीर को अरबों रुपए के टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने जेल भेज दिया है। और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे, तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें कि 6 मई को ईडी की छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब देखिए कैसे पूर्वी यूरोप का एक देश इस वक्त गृह युद्ध की आग में जल रहा है। हजारों की तादाद में पब्लिक सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। जॉर्जिया की सरकार ने एक कानून बनाया और उसके बाद सड़क से लेकर संसद तक खूनी संघर्ष कैसे शुरू हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त बवाल हो रहा है। संसद के बाहर भीड़ और पुलिस में भिड़ंत हो रही है। तो संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के सांसदों में मारपीट हो रही है। हजारों की भीड़ पार्लियामेंट के बाहर खड़ी होकर सरकार के खिलाफ हुंकार भर रही है।
संसद के सुरक्षा द्वार को तोड़कर घुसने की कोशिश की गई। भीड़ बेकाबू हुई तो उस पर लाठी चार्ज किया गया, पानी से प्रहार हुआ। ये जॉर्जिया का गदर है जो गृह युद्ध में बदलता दिख रहा है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में हजारों की भीड़ फॉरेन एजेंट नाम के कानून का विरोध कर रही है। लोगों के विरोध के बाद भी सरकार ने इस कानून को बना दिया है। इसके बाद जॉर्जिया के लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। फॉरेन एजेंट यानी विदेशी प्रभाव कानून। इस कानून का मकसद उन सभी कंपनियों को विदेशी एजेंट की लिस्ट में डालना है जिन्हें 20% से ज्यादा विदेशी फंड प्राप्त होते हैं। कानून के खिलाफ खड़े लोगों का मानना है कि जॉर्जिया में इस कानून को रूस के प्रभाव में आकर लाया जा रहा है। और नोएडा में BMW ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि रिक्शे में सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। सेक्टर 24 में तेज रफ्तार BMW ने मारी जोरदार टक्कर। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितनी जोरदार टक्कर थी कि 2 लोगों की मौत हो गई। रिक्शे में सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी बताए जा रहे हैं।